कहते हैं कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। इसी कहावत को सच करती एक कामयाब व्यक्ति की कहानी। हम बात कर रहे हैं नागपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीलेश भरने की। जी हाँ, ये वो शख्स है जिन्होंने शून्य से अपना विश्व बनाया। गरीबी की यातना भरी सीख को सीखते सीखते आईपीएस तक का सफर तय किया। आईपीएस तक का सफर तय करना कतई आसान नहीं था। इस रास्ते में कई सारी कठिनाइयां थी। कई बार हिम्मत ने साथ छोड़ा, लेकिन एक जुनून ही था जो इनके साथ हमेशा रहा। एक आवाज़ थी जो हमेशा सोते जागते उन्हें सुनाई देती थी कि मंजिल भले ही दूर हो, मुश्किल हो, उसे पाना ज़रूर है। नीलेश सर ने दिल की आवाज़ सुनी और अपने ध्येय की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें आईपीएस बनना ही है। उसके लिए उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की। 7 बार यूपीएससी की पूर्व और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद भी वो हर बार इंटरव्यू में फेल होते गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 8वीं बार अपने ध्येय को हासिल कर ही लिया। फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, ऐसे कई सारी आपने कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन हम आज ऐसे ही शख्स से आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत काफ़ी नीचे स्तर से की थी और आज आईपीएस ऑफिसर है। मैं बात कर रहा हूँ नागपुर के अपर आयुक्त नीलेश भरने की। हमारे साथ मौजूद है। सर, एक स्टोरी होती है, कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि अगर हम के नीचे स्तर पे है या फिर हम काफ़ी गरीब है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आप एक उम्दा उदाहरण हो जो ये जो स्टोरी है इन्हें गलत ठहराती है। आपकी स्टोरी कैसी है? आप क्या बताओगे अपने जब से आप शुरुआत की है, आपकी लाइफ कैसी रही और आईपीएस तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा? हाँ, ये ज़रूर हर एक के इसमें एक मन में ये बात आती है कि ये जो परीक्षा आईएएस और आईपीएस, अगर इसको क्वालिफाई करना है तो आपको जो है बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए आईआईटी से या जो है बड़े कॉलेज से, एमबीबीएस, एम्स वगैरह से। वही लोग ये क्वालिफाई कर पाते हैं जो बहुत हाईली जो है टॉपर्स रहे अपने छात्र जीवन में। लेकिन जो है मेरी जो शुरुआत है वो पहले नागपुर में जो है एक इंदौरा एरिया है, काफ़ी बड़ा स्लम एरिया है, सबसे बड़ा स्लम है नागपुर का। तो वहाँ पर हमारा परिवार रहता था। चूँकि हम लोग थोड़ा लोअर तबके से थे तो पिताजी को उस समय जॉब नहीं थी, तो वहाँ हम किराए के घर में रहते थे इंदौरे में। और एक सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है 10वीं भी दीनानाथ स्कूल से करी, जो कि एक बहुत ही सामान्य स्कूल है नागपुर शहर की। और उसके बाद जो है कि बहुत सामान्य सा ही जो है मेरा शालेय शिक्षण रहा है, जिसमें 12वीं मैंने धर्मपेट साइंस कॉलेज से करी और जो हिस्लॉप कॉलेज से जो है बीएससी करी। और ऐसे करियर के साथ जो है बहुत कम लोग जो है ये सपना देख पाते कि वो आईएएस की परीक्षा क्लियर करे। लेकिन जो है मैंने उसको हिम्मत करी और हिम्मत करके जो है उसको निभाया और जो है उसको क्लियर किया। क्योंकि जो मेरा बचपन गया है ये ऐसे एरिया है जहाँ पे जैसे चुनाभट्टी, अजनी एरिया या इंदौरा एरिया, ये ऐसे एरिया है जो नागपुर के सबसे बड़े जो है वो स्लम एरिया है। काफ़ी क्राइम होता है यहाँ पर और जो है यहाँ पढ़े लिखों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे चुनाभट्टी में जो है जब मैं था तब कोई भी ग्रेजुएट भी नहीं था वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं कक्षा पास हुआ था। तो इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जो है बहुत माहौल अच्छा चाहिए आपको। अब नागपुर से इक्का दुक्का ही जो है पास हो पाते हैं, 1 साल में 2 साल में जो है 1 या 2 ही लड़के जो है आईएएस आईपीएस में क्वालिफाई हो पाते हैं। अब मैं भी जब इसके लिए गाइडेंस के लिए कॉलेज में बुलाते हैं तो लोग ये सवाल मुझे पूछते हैं कि सर ये परीक्षा हम लोग क्लियर कर सकते हैं क्या, ये कैसी है परीक्षा, मतलब। तो मेरा कहना यही है जो नए यंगस्टर्स है कि अगर आप कोई सपना देखते हो तो उसे पूरा करने के लिए पूरा जो है कमिटमेंट और डेडिकेशन, सिंसियरिटी के साथ आप करोगे तो ज़रूर आप ये कर सकते हैं। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कितने घंटे मेहनत आपने की है? और लोग कहते हैं कि 18 घंटे मेहनत करने के बाद ही यूपीएससी क्रैक होती है, लेकिन अगर एक गोल सेट हो और आपको पैटर्न पता हो तो कितने दिन में जो है कितने घंटे मेहनत की जा सकती? नहीं, अगर आपका शालेय शिक्षण से थोड़ा आपको आइडिया है और पहले से अगर आप थोड़ा वैसे माहौल में है तो आपको उतनी कठिनाई नहीं जाती है। अगर आपके घर में पहले से अखबार आप पढ़ते हो, इंग्लिश पेपर्स पढ़ते हो, कुछ मैगजीन्स पढ़ते हो,
कुछ ऐसा अवेयरनेस रहता। अब चूँकि हम लोग ऐसे स्लम एरिया से आए हुए हैं जहाँ पे हमने जो है इंग्लिश बहुत देर से चालू किया और बाद में जो है न्यूज़पेपर तो बचपन में पढ़ा कभी, तो उससे थोड़ा सा जो है यूपीएससी क्रैक करने को थोड़ा मुश्किल जाती है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आप जितना लेट शुरू करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये बात सही है कि चूँकि पूरे देश में लाखों लोग इसमें अपेयर करते हैं, जिसमें चुनिंदा लड़के ही पास हो पाते हैं, तो उसमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। आपने जब यूपीएससी देने की सोची तो आपका एम क्लियर था कि मुझे आईपीएससी बनना है या फिर आप आईएएस की तरफ जाना चाहते थे? नहीं, मेरा जो है पहली चॉइस आईपीएस ही थी, क्योंकि जो मेरा बचपन से जो सराउंडिंग और जो अपब्रिंगिंग रहा है वो इस एरिया में रहा है कि जैसे लोग क्राइम करते हैं, लोग क्राइम क्यों करते हैं। फिर मेरे आस पड़ोस में भी ऐसे कई लोग थे जो कई बार जो है क्राइम करके जेल गए, जो अच्छे थे, होनहार लड़के थे, पढ़ाई करने वाले लड़के थे, वो भी क्राइम में उलझ गए। तो उनसे मुझे वो लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उस पर जो है वो बचपन से ही जो है वो क्राइम, क्रिमिनल और ऐसे माहौल में रहने की वजह से आईपीएस ही मेरी पहली चॉइस थी। आपके पढ़ाई के इसमें जाते हैं सर फिर से एक बार, तो आप कहाँ पढ़ाई किया करते थे? क्योंकि आपने कहा कि आपका सराउंडिंग जो है वो काफ़ी ख़राब था और ऐसे में आप पढ़ाई करने कहाँ जाते थे? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? यहाँ नागपुर में जो है मैंने SISC मॉरिस कॉलेज है, वहाँ पर जो है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, वो क्वालिफाई करके वहाँ हॉस्टल में पढ़ता था। इधर गोरेवाड़ा में राजभोज इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी रह के पढ़ाई की। क्योंकि मेरे पास इसका अनुभव या इसकी जो नॉलेज थी वो कम थी, तो चूँकि मुझे ऐसी जगह जाना ज़रूरी था जहाँ से मुझे एग्जैक्ट गाइडेंस मिल सके, तो SISC और जो है वो PN राजभोज इंस्टीट्यूट में रह के मुझे काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ। और इस तरह से जो है फिर वो कुछ महीने के लिए दिल्ली से भी जो है वो वहाँ जाने से और भी थोड़ा सा आइडिया आया और इस तरह से मैं वो क्वालिफाई कर पाया। लाइब्रेरी में भी यहाँ जो है जैसे समय मिलता था तो यहाँ की जो लाइब्रेरी है, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, राम मनोहर लोहिया लाइब्रेरी, तो इन लाइब्रेरी में भी रह के जो है पढ़ाई की मैंने। सर कितने साल आपको लग गए यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? ये मेरा सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। अब ये जो एग्ज़ाम है, पहले हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। तो ये तीनों चरण एक ही झटके में आपको क्वालिफाई करना पड़ते हैं। जो प्री क्वालिफाई होता है वो मेंस में जाता है, मेन क्वालिफाई करता है वो इंटरव्यू में जाता है, और जो इंटरव्यू में क्वालिफाई करता है उसको फाइनली सीट अलॉट होती है। तो मेरे साथ जो है करीब 7 बार ऐसा हुआ कि प्री क्वालिफाई की, मेंस क्वालिफाई की और इंटरव्यू में नहीं हो पाया। 7 बार ऐसा हुआ। तो ये बहुत ऐसा कम होता है, या तो आप रेस में बने रहना हर बार। तो हर बार मैंने प्री मेंस क्वालिफाई की लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं 8वीं बार हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे जो सर्विस में इंटरेस्ट था वही सर्विस मुझे अलॉट हुई। 7 बार आप फेल हुए एंड इसमें अभी सैचुरेशन पॉइंट है कि 7 बार हो गया, अभी मुझे नहीं करना है, अब दैट्स इट, अब मैं ख़त्म करूँगा, मैं किसी और चीज़ में जाऊँगा? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि आपको लगता है कि भाई आप इतनी बार दे रहे हैं और लास्ट मोमेंट में जब 2 में से 1 लड़का होता है उसमें आपका नंबर नहीं आ रहा है, मतलब अगर 800 सीट है तो 400 बच्चों को जो है वो सीट अलॉट होती है, तो 800 में आप जा रहे हो और 400 में आपका नंबर नहीं आ रहा, 2 में से 1 में आप नहीं आ रहे हो, 7 बार ऐसा। तो एक बार बहुत लगता है कि अपनी किस्मत तो नहीं है, मेहनत कम पड़ रही, किस्मत कम पड़ रही। तो कई बार ऐसे जो है थोड़े ऐसे डिप्रेशन टाइप बुरे ख्यालात आए, लेकिन मैंने अपने आप को उसमें बनाए रखा। मैं वो प्राइवेट ट्यूशन्स लेते रहा, कई स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ाए मैंने, साथ साथ में अपनी शिक्षा ग्रहण वो भी आगे चालू रखा। साइकोलॉजी से मैंने साथ साथ में BA, MA, MPhil और अभी हाल ही में मैंने PhD भी कंप्लीट किया साइकोलॉजी। तो साथ साथ में शिक्षा भी चालू रखी, पढ़ाना, कोचिंग क्लास लेना। और मैं जो है फिर मेरा एक मुंबई में जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो गया था। तो वो करते करते भी जो है करीब मैंने 3 साल वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब किया, और लोकल से मेरा जाना आना रहता था, सर्वे के लिए मुझे जाना पड़ता था। तो बेलापुर में CGO कॉम्प्लेक्स में था, लोग सर्वे करते, इवन लोकल ट्रेन में भी मैं अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखा और 3 साल वहाँ करने के दौरान ही जो है मेरा सिलेक्शन IPS में हुआ। सर ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपके परसेंटेज अच्छे होना चाहिए। सर आपके एकेडमिक का क्या था, कितने परसेंट थे? मुझे 10th में तो अच्छे थे, 75% थे, लेकिन 12th में जो है थोड़ा मेरी संगत और जो पढ़ाई पे ध्यान कम रहा, इसलिए मैं लगभग एकदम 52% में आ गया, 52% में।
तो उसके बाद मुझे बीएससी लेना पड़ा। तो ऐसे में बहुत कम लोग जो है वो सोच पाते या डेयरिंग कर पाते कि इतने 52% पे आप 12th में हैं, उसके बाद आप जो है उस पर सोचे यूपीएससी के बारे में। लेकिन जो है मैंने वो हिम्मत करके उसको किया और पूरा किया। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके परसेंटेज मायने नहीं रखते ये एग्ज़ाम को पास करने के लिए, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, आप जो है कई ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी कम परसेंटेज से क्वालिफाई करते हैं, कई टॉपर्स है जो नहीं कर पाते हैं। तो हर एग्ज़ाम की डिमांड्स अलग होती है। तो यूपीएससी की आपकी क्या डिमांड्स है, उस हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के जो बच्चे हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि निराश हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रही है, छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या एक संदेश देना चाहोगे? नहीं, अब एग्ज़ाम टफ है, लाखों बच्चे देते हैं, कुछ ही 100 के करीब बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि जो आपके अटैम्प्ट्स है, 4 अटैम्प्ट्स ओपन के और 7 अटैम्प्ट्स ओबीसी, तो इसमें अगर आप नहीं हो पाते हैं तो आपको ज़रूर उसमें डिप्रेशन आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप साथ साथ में जो है, अगर आप वो नहीं हो पाते हैं तो आपका जो करियर है उसको भी आप पैरेलली साथ साथ में जारी रखें। अगर आप इंजीनियर हैं तो बीच बीच में आप जो कहीं प्राइवेट में जॉब करते रहे, कहीं डॉक्टर है तो साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, या आप प्लेन ग्रेजुएट है तो दूसरे एग्ज़ाम्स भी आप साथ साथ में तैयारी कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट करियर ज़रूर सब बच्चों ने रखना चाहिए, ताकि बाद में उनको उस तरीके का डिप्रेशन नहीं आए। मैंने भी जो है लेक्चररशिप के लिए पूरी जो है नेट सेट ये दोनों परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी साइकोलॉजी में, तो मैंने अपना सब्स्टिट्यूट करियर रखा हुआ था उसमें। सर अगर आप पुलिस नहीं होते, आईपीएस नहीं होते, तो व्हाट वर यू? मेरा सेकंड चॉइस जो है वो लेक्चररशिप करना था। मुझे जो है बच्चों को पढ़ाना स्कूल कॉलेज में अच्छा लगता है, इसीलिए जो है मैंने उसमें साइकोलॉजी से बीए, एमए, एमफिल और फिर नेट सेट क्लियर किया था। सर व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन जब आप 7 एग्ज़ाम फेल होके 8वें एग्ज़ाम पास होते हो, तो व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन? ये तो मतलब बहुत बड़ा उनके लिए, इतना बड़ा सरप्राइज़ और इतना बड़ा शॉकिंग था कि वो अपना लड़का इतने साल से जिस काम में लगा है और फाइनली एक रिज़ल्ट आया, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट आया कि एक नौकरी, उसको नौकरी लगी, और नौकरी नहीं बल्कि आईपीएस में लगी डायरेक्ट। तो दे वेर वेरी हैप्पी कि उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था, सबसे बड़ा जो है खुशी थी। सर आप सामाजिक तौर पर भी काफ़ी काम करते दिखाई देते हैं नागपुर में। आप बच्चों के लिए जो यूपीएससी करना चाहते हैं या एमपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए काम करते हैं, आप उनके बारे में क्या बताओगे, किस तरह से आपका काम चलता है? ये आईएएस आईपीएस ऐसी सेवाएं है, पब्लिक सर्विस, जिसमें आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप जो है पब्लिक सर्विस आप कर सको। अलग अलग पोस्टिंग्स आपकी ऐसी रहती है कि डायरेक्ट आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है पब्लिक से। तो आपकी पोस्ट की वजह से आप कई लोगों को डायरेक्टली मदद कर सकते हो, और वैसे भी आप जो है कई एनजीओज़ को, कई ऐसे सामाजिक संगठनों को जो है आप कई लेक्चर्स देने जाते हो, कई सेमिनार्स में जाते हो, तो आप कई यंगस्टर्स को अपने वजह से इन्फ्लुएंस करते हो। तो बहुत अच्छी सर्विस है ये। आप यंगस्टर से मैं कहूँगा कि ज़रूर इसके बारे में सोचें और पब्लिक सर्विस जो है इसमें आए, और देश सेवा के लिए आप इसमें काम करें। नीलेश भरने की सफलता में सबसे बड़ी भूमिका उनकी मां मीना भरने की रही, जिन्होंने अपनी शिक्षिका की नौकरी छोड़कर अपने बच्चों की परवरिश पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। समय आने पर उन्होंने सख्ती भी बरती और प्यार से दुलार भी किया, जिसका नतीजा है कि आज उनके दोनों बेटे सफलता के मुकाम पर है। मीना भरने बताती है कि नीलेश अपने जीवन में कभी फेल नहीं हुए, पर अपने यूपीएससी के इंटरव्यू में फेल होने के बाद वो उदास होकर घर के बाहर बैठा करते थे। तब उनकी मां ने उनको प्रोत्साहित करते हुए कहा कि असफलता ये सफलता की पहली सीढ़ी है, तुम मेहनत करते रहो, सफलता मिल ही जाएगी। लहानपणी मी दोघांना घेऊन बसायची इंदोऱ्याला असताना, इकडून गेल्यानंतर स्वयंपाक वगैरे आटोपल्यानंतर दोघांना घेऊन बसायची आणि त्यांना अभ्यास शिकवायची मी। तर हे आपलं 6वी म्हणजे 5वीपर्यंत नाही 4थीपर्यंत ते तिथे झालं। मग इथे आम्ही इकडे आलो राहायला, मग इकडे दीनानाथमध्ये ते 10वीपर्यंत शिक्षण झालं।
त्यांनी कधी तुम्हाला सांगितलं होतं की मला IPS मध्ये जायचं आहे? नाही, असं कधीच नाही. कधी माइंड चेंज झालं त्यांचं की मला सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी प्रिपरेशन करायचं आहे? ग्रॅज्युएट ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर 4-5 वर्ष कंटिन्यू ते अभ्यास करत होते आणि त्या दरम्यान ते फेल सुद्धा झाले. तर काही सिच्युएशन अशी होती जिथे ते खचले असतील की फेल झालो म्हणून, एक तो सिच्युएशन मोमेंट काय होतं? ते एकदा पहिल्यांदा जेव्हा झालं ना पहिल्यांदा फेल झाला तेव्हा त्याला खूप फील झालं की आपण पहिल्यांदा आयुष्यामध्ये फेल झालो. तर मग मी त्याला समजावलं की तू हे तर पहिली पायरी आहे, असं तुला खूप पायऱ्या अजून हे करायचे आहेत. आता तू एवढं नर्वस नको हो, पुन्हा बस, पुन्हा जोपर्यंत तू बसतील तोपर्यंत मी आहे तुझ्या मागे, असं सांगितलं. IPS झाल्यानंतर तुमची काय रिॲक्शन होती? म्हणजे ते एक्झाम पास झाल्यानंतर तुम्हाला माझे जे होतं माझ्या मनात ॲम्बिशन्स ते झालं ना पूर्ण. तेव्हा काका होते का? हो, तेव्हा त्यांनी काय म्हटलं तेव्हा? ते खूप खुश झाले. ऑफिसमध्ये वगैरे त्यांचं खूप कौतुक झालं. तेव्हा ऑफिसला जात होते. एक आईची काय एक भूमिका म्हणजे तो मोमेंट काय असते आईसाठी जेव्हा एक मुलगा IPS सारखी एक्झाम पास करतो आणि घरी येऊन सांगतो की मी आई पास झालो, तेव्हा तुमचे रिएक्शन काय होतं? आय एम प्राऊड ऑफ यू. मला खूप अभिमान आहे त्याचा. आता पोलीस विभाग सगळ्यात जास्त खुशी मलाच होणार आहे ना. पोलीस विभाग असं म्हणलं जातं की चॅलेंजेस खूप जास्त असतात. आता ते आधी उत्तराखंडला गेले, तिथे मोठा चॅलेंज होता. तर तुम्हाला खूप भीती वाटत होती का की इतका उत्तराखंड सारख्या आणि मग पोलीस विभागात? नाही, मला जेव्हा त्यांनी सांगितलं ना की ते उत्तरांचल मिळालं म्हणून, तर मला खूप आनंद झाला. कारण ते देवभूमी आहे ना ती, आणि तिथे सगळे म्हणजे देवाला मानणारे आणि हे आहेत, आणि खूप शांत आहे ते. आणि मी एकदा जाऊन आलेली होती तिथे, त्याच्यामुळे मला खूप चांगलं वाटलं की ते कॅडर मिळालं. आता पोलीस झाले, एकंदरीत पोलिसांचं काम आता चालत असते, तर आणि नेहमी क्रिमिनल लोकांसोबत त्यांचं संबंध येतो. तर तुम्ही शिक्षिका होत्या आणि काका ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स होते, एकदम सोफिस्टिकेटेड बॅकग्राऊंड आहे आणि हे सर्व पोलीसमध्ये गेले, तर थोडं वेगळं वाटलं का की आता तू कसं हँडल करशील त्यांना? असं काही झालं का बोलणं आपलं? नाही, त्याला पहिलेपासूनच असं डॅशिंगची वगैरे, कारण क्रिकेटची फार आवड होती ना त्याला, तर हे असं त्याला चॅलेंजिंग हे पाहिजे होतं. त्याला काम पाहिजे नेहमी. घरी पण असला तर तो बसून नाही राहायचा, काहीतरी काम करेल असं, आणि आम्हाला पण मिळेल असं बसायचं नाही, काहीतरी तू करत राहा, काहीतरी करत राहा असं. त्याला क्रिकेटची आवड होती, तिथं कशा प्रकारे क्रिकेट खेळायचे? किती तास ते क्रिकेट खेळत होते? दिवसभर घरून निघाले की जेवायला फक्त आलं की पुन्हा जायचं. सकाळचं आलं, संध्याकाळचं आलं, दुपारी, मग संध्याकाळी अभ्यास. इम्तिहान का संघर्ष समाप्त कर नीलेश सर IPS बन गए, लेकिन यहाँ नीलेश सर को समाधान नहीं मानना था. अब तो सिस्टम में जाकर काम करने का जिम्मा उन पर था. उनको अपने जीवन की पहली पोस्टिंग हरिद्वार में मिली, जहां उन्होंने ASP अपना पद संभाला. नीलेश सर ने पूरी लागत के साथ अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, जिसका फल उन्हें अगली पोस्टिंग में मिला. सिविल रैंक पीछे रहने के बावजूद नीलेश सर को दूसरी पोस्टिंग SP की मिली, जो कि आम बात नहीं थी. नीलेश सर ने अपने कार्यकाल में हरिद्वार, उत्तराखंड, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जैसे जगहों पर कार्य किया और फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर नागपुर में अपर पुलिस आयुक्त का भार संभाले हुए हैं. तो ये जब से IPS सर्विस ज्वाइन करने के बाद से जो है विभिन्न जगहों पर जो है वो पोस्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें जो है सबसे पहले एज अ ASP मैंने हरिद्वार ज्वाइन किया था. तो हरिद्वार में जो है काफ़ी क्राइम है, क्योंकि हरिद्वार जो है ऐसा ज़िला है जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ऐसे बड़े बड़े जो क्राइम प्रोन एरिया है उससे लगा हुआ है. तो उसका देहात जो है, तो देहात में काफ़ी क्राइम रहता था. तो उसमें रात में जो है वो ऐसी डकैती हो जाती थी जहाँ पे पूरे घर को बंधक बना लेते थे, और कई बार ओपन फायर भी होते थे. तो ऐसे इसमें जो है वो अच्छी पोस्टिंग रही. उसके बाद जो है हम लोग 59 लोग थे पूरे बैच में, जिसमें विभिन्न जो है वो अलग अलग राज्यों में बैचमेट्स पोस्टेड हुए. लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे बैचमेट में सबसे पहले एज अ SP मेरी पोस्टिंग हुई उत्तरकाशी ज़िले में, पूरे देश में.
जब मैंने हरिद्वार में था तो एज अ एएसपी अच्छा कार्य किया था, तो मेरे डीजी जो है वो खुश हुए थे कि जो है मैं, हालांकि तुम्हारा सिविल रैंक काफ़ी पीछे है उन्होंने कहा था, लेकिन तुम्हारा वर्क जो है फील्ड में बहुत अच्छा है। तो उन्होंने जो है मेरे 5 बैचमेट उत्तराखंड के, उनमें से ही नहीं बल्कि पूरे देश में मेरे एज ए एसपी पहली पोस्टिंग हुई थी उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में आपदा और बाकी चीज़ें, गंगोत्री यात्रा बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, तो वहाँ एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद जो है देहरादून में पोस्टिंग हुई और पहाड़ी ज़िलों में कई जगहों पे मैंने काम किया है, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, तो ऐसे कई पहाड़ी ज़िलों में जो है सेवा करने के बाद जो है मैं जो मैदानी इलाके है इसमें भी जो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून यहाँ पोस्टेड रहा उत्तराखंड में सेवा के दौरान। उसके बाद जो है मेरा प्रतिनियुक्ति पर महाराष्ट्र पुलिस में जो है वो सेवा देने का मौका मिला। तो नागपुर में जो है यहाँ मैं विभिन्न पदों पर कार्यरत रहा, जैसा डीसीपी विशेष शाखा, डीसीपी जोन 4, डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी क्राइम ब्रांच। उसके बाद अभी एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग है मेरी, और जो है एक अच्छा कार्य करने का मौका जो है नागपुर में मिला, जिसमें बहुत अच्छे बड़े बड़े केसेस जो है नागपुर में हुए, तो उसको हमने यहाँ सुलझाया, अच्छे डिटेक्शन किए और जो है अच्छे बड़े बड़े रेड्स भी किए, और कोशिश की कि पिछले जो है 3 साल से ऊपर के कार्य में जो है इसको क्राइम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करें। उत्तराखंड में सेवा के दौरान कई यादगार जो है वो ऐसे लम्हे रहे, जैसा त्रासदी के दौरान एक जहाँ पर मैं बचाव राहत कार्य कर रहा था, तो वहाँ पर एक महिला थी जिसकी जो है छोटी लड़की बाढ़ में बह गई थी। तो वो महिला जो है नदी में कूदने के कगार पे ही थी, तो हमने जो है, मैं और मेरे जो साथी थे, हमने उसको बचाया वहाँ से, उसको जो है वहाँ बैठाए रखा। उसके बाद जो है उसको खाना खिलाया और उसको हमने जो है फिर जब हेलीकॉप्टर चॉपर आया तो उससे उसको वापस भेजा। और जब हम शाम को वापस आए तो वो महिला हमको मिली, तो उसने बताया कि जो है उसकी लड़की जो है वो बह गई है और वो भी जीना नहीं चाहती। लेकिन जो है हमने उसको समझाया और फिर जो है जब वो वापस गई और जब वो अभी अपने ज़िंदगी में दूसरे जो एक लड़का था उसको, उसके साथ वो अभी अच्छे है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपके वजह से जो है मेरी जान बची। तो और जो मेरा लड़का इंजीनियरिंग पास हो गया, तो वो बहुत अच्छी बात हमको लगती है कि हम किसी की जान बचाते हैं और उनको वो याद रहता है। तो ऐसे कई लोग हैं नागपुर में, एक 30-35 लोगों का यहाँ गांधी बाग का एक ग्रुप था, उसको भी जो है पूरा ग्रुप को हमने जो है वो हेली चॉपर से रेस्क्यू कराया था। तो आज भी वो ग्रुप जो है हमेशा जो है उस बरसी के दौरान जो है वो आते हैं, फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आज जो कुछ हम जिंदा है आपके वजह से है। तो ऐसे बहुत यादगार पल है सेवा के दौरान। क्राइम में भी जो है कई ऐसे बड़े बड़े गुने हुए हैं जिनको क्रैक करना बहुत मुश्किल था, जैसे छोटे बच्चे, उनका अपहरण, यूपी ले गए बड़े क्रिमिनल्स, तो उनको उनके चुंगल से बचा के हमने छोटे बच्ची को लाया और सुरक्षित। तो माँ बाप की जो चेहरे पे रौनक आती है कि भाई हमारी लड़की जो है गोरखपुर से किडनैप होके वो भी 7 दिन बाद पुलिस ने लेके आया, जिसमें वो पूरी होप छोड़ चुके थे। तो ऐसे कई अच्छे जो है सेवा कार्य करने का जो है मौका इस पुलिस सर्विस में मिलता है, जिससे जान बचाने से बढ़कर और कोई सेवा कार्य नहीं है। तो ऐसे कई जो है हमने कुछ मर्डर मिस्ट्रीज़ भी जो है वो क्रैक करने का मौका मिला है। हम पूरे टीम के साथ मिलके टीम वर्क में जो है हमेशा एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पुलिस की लाइफ टफ़ है बहुत, पुलिस से बहुत अपेक्षाएं होती है। एक सामान्य आदमी को एक मन में ऐसा लगता है कि पुलिस सब कुछ कर सकती है, पुलिस को हर चीज़ आती है। अगर कोई केस हो जाता है तो उनको लगता है कि ये पुलिस जानबूझ के छुपा रही है, पुलिस को तो पता ही है कि किसने किया है, पुलिस सब जानती है, ऐसा लोगों को बहुत बार मन में लगता है। लेकिन इस तरीके का नहीं है। पुलिस भी एक सामान्य आदमी की तरह है, उनको भी पूरा मेहनत करके जो है वो केसेस क्रैक करने पड़ते हैं। जो ब्लाइंड मर्डर्स हुए उसको खोलना पड़ता है। तो पुलिस के लाइफ जो है वो स्ट्रगल पूर्ण तो है, जिसमें हम आपको जो है दिन रात कोई समय नहीं होता। रात में जो है 2-3 बजे पूरा पेट्रोलिंग करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट की ड्यूटियाँ होती है।
तो नाइट में भी जो है आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई ऐसी खबर आती है कि कुछ बड़ा घटना होने वाली है, कुछ भी पूरा ब्लाइंड होता है, तो ऐसे पूरे होटल सर्च करो, फिर उसके बाद गाड़ियाँ चेक करो और पूरा ऐसे जैसे समुंदर में से सुई निकालने जैसे कई बार काम करने पड़ते हैं। लेकिन पुलिस कई बार अच्छा परफॉर्मेंस दे के ऐसे भी काम कराती है। तो मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आप घर के लिए समय नहीं दे सकते, पूरा समय आपको फ़ोन पे आप एक भी कॉल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कौन सा कॉल किसको किस समय ज़रूरत में हो, तो सब कॉल को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अभी जैसे हमारे यहाँ एक पत्रकार बंधु जो है वो रविकांत कामड़े का मर्डर हुआ था, तो 2 बजे मेरे को कॉल आया था, 2-2:30 बजे। तो तुरंत मैं 2 बजे 2:30 बजे वहाँ गया, तो जिसने मर्डर किया वो वहाँ मौजूद था। तो उससे 1-2 सवाल पूछने पे मेरे को थोड़ा सा उस पर वो तो हुआ था कि वो इतने रात को वहाँ कोई और एक ज़्यादा लोग नहीं थे, 2-4 ही लोग थे जो आस पड़ोस के थे। तो मैं बोला ये आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, रविकांत को, उसकी माँ को, उसकी बच्ची को? तो उसके सवाल पूछने पे थोड़ा शक हुआ था मेरे को। दूसरे दिन जब वो मर्डर मैंने पर्सनली जो है वो क्रैक किया था हमने टीम ने, तो बस वही जो रात वाली जो पहली भेंट थी उससे बहुत मदद मिली थी मेरे को, क्योंकि उसके घर पे सर्च हमने इसीलिए किया था कि ये रात को वहाँ क्यों था, और तो कोई था नहीं, तो इसको घर को सर्च किया जाए। तो इस तरीके से रात बेरात हम लोग जो है वो जब काम करते हैं तभी रिज़ल्ट भी मिलते हैं उस पर। हम लोग समय फैमिली के नहीं दे पाते हो। बहुत बार ऐसा फेस्टिवल्स होते हैं तो हम लोग फेस्टिवल्स पे कभी घर नहीं जा सकते, तो दिवाली बहुत कम हमको मिलता है कि पूरे फैमिली के साथ रहे करके दिवाली में। नीलेश सर ने जितनी खूबियों से अपनी ड्यूटी निभाई, उतनी खूबी से अपनी निजी जिंदगी को भी संवारा। नीलेश जी ने अपने जीवन साथी के तौर पर दीपाली भरने को चुना। दीपाली जी नीलेश जी के साथ निजी कोचिंग क्लास में टीचिंग किया करती थी। वही दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, और प्यार हो गया। लेकिन प्यार को अंजाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। नीलेश जी ने अपने प्यार के बारे में दीपाली जी के परिजनों को बताई। किसी कारणवश वहां से उन्हें निराशा हासिल हुई, लेकिन कहते हैं ना, प्यार करने वाले कहाँ हार मानते हैं। नीलेश जी लगे रहे और आखिरकार प्यार के सामने सबको झुकना ही पड़ा, और नीलेश जी को अपना प्यार मिल ही गया। सबसे पहले तो सर की जो इमेज थी, बिकॉज़ वो यूपीएससी के लिए पढ़ाई भी कर रहे थे, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर थे। बच्चे उनके क्लास में जो है पूरा क्लास भर जाता था, फिर भी विंडो में खड़े रहते थे, डोर के वहाँ खड़े रहते थे उनका टीचिंग स्टाइल देखने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गई, पहला मेरा पोस्टिंग उम्ब्रेड रोड पे था तो कुछ दिनों के लिए, तो सर भी वहाँ पे आते थे गेस्ट लेक्चर। तो मेरे जो कुलिक टीचर थे उन्होंने मुझे बोला था कि ये सर जो है ये जो पढ़ाते हैं इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सब लोग इनके फ़ैन होते हैं। तो हम लोगों ने भी खिड़की से देखा था ये कैसे पढ़ाते हैं, तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज टीचिंग, बाई हिज इंटेलिजेंस। वो एक था मुझे कि हाँ ये बहुत ही ब्रिलियंट सर है, और इनका जो स्टाइल है पढ़ाने का, तो वो था कि जब मुझे लगा कि ये सर बहुत ही इंटेलिजेंट है। देन उम्ब्रेड रोड ब्रांच से जब अजनी ब्रांच पे मैं आ गई, जहाँ पे सर भी फुल टाइम रहते थे, तो हम लोग पढ़ाई के बारे में ही बातें करते थे। एंड देन हम लोग सभी टीचर्स के साथ बैठते थे। ऐसा कुछ नहीं लगता था कि हम दोनों कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को बच्चों के प्रति बहुत मतलब हम पूरा वर्कोलिक थे। वो भी बच्चे स्टूडेंट, और मेरा भी था कि मेरे बच्चे बड़े हो, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियरिंग करे, इस टाइप से हम स्टूडेंट को पढ़ाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरे घर में एक बार वो आए, तो आई वॉज शॉक कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला। मतलब ये भी एक मैं इम्प्रेस हुई कि उन्होंने मुझे नहीं बोला कभी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को डायरेक्ट बोला कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहती थी मेरा हस्बैंड दिखने में कैसे भी रहे, लेकिन वो इंटेलिजेंट रहे। तो मैं तो मतलब खुश थी कि इस आदमी ने मुझे दिखने में मतलब वो माई हस्बैंड इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन आई थिंक, बट वो नहीं भी रहते तो भी मुझे इंटेलिजेंट हस्बैंड चाहिए था। और जब उन्होंने बताया, मेरे मम्मी पापा को पूछा और मुझे जब समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इस आदमी को मैं अच्छा लगती हूँ, बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट। एंड देन मेरे पेरेंट्स ने कुछ कारणवश मना कर दिया, लेकिन स्टिल उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया कि तुम पढ़ाई करो, साथ में अपना करियर बनाओ। तो मतलब 2000 में उन्होंने मुझे मतलब मेरे घर वालों को बताया था एंड पूछा था, एंड देन 2006 में हमारी शादी हुई। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और इस पूरी जर्नी में वो मुझे चाहते थे, लेकिन वो चीज़ हमारे पढ़ाई के बीच में कभी नहीं आई।
मतलब वो इतना स्ट्रिक्ट थे कि 1 महीने में मेरे से मेंस की पढ़ाई लेनी थी, तो अगर मैं थक जाती थी तो वो मुझे बोलते थे चेयर पे खड़े रहो। मतलब मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, वो मुझे कहते थे चेयर पे खड़ी रहो, जब तक इतना नहीं पढ़ोगे तब तक नीचे नहीं बैठने दूंगा। तो इस टाइप से उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई ली। और जब मेरी मेंस ख़त्म हुई, मतलब तुम लोगों से शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, तो वो बीमार पड़े। मतलब इतना उन्होंने मेरे से करा लिया। एंड MPSC जो करते होंगे तो उनको पता है मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, और मैंने कभी MPSC का फुल फॉर्म एंड क्या पोस्ट है क्या नहीं ये भी मैंने कभी नहीं देखा था। बिकॉज़ हम लोग जब MSc केमिस्ट्री कर रहे थे तो हमारा एक ही एम रहता था, नीरी में जाना है हमको, एक ही है नागपुर में, तो वही जाने का था। लेकिन चाटे में पढ़ाने आ गई, फिर मेरा चेंज हो गया सर के कारण। तो सर का ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगे कि उन्होंने वो रोमांस को हमारे पढ़ाई के बीच में कभी नहीं आने दिया। हम दोनों कुछ बने और उसके बाद हमने शादी की। मैम आपका क्या रिएक्शन हुआ जब आपके पेरेंट्स ने शादी के लिए डिनाई कर दिया था? नहीं, वो ऑब्वियस था, बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स ने हमको जो फ्रीडम दिया था और बाकी जो दिया था, तो उसमें ये कभी नहीं था कि आप अपने मन से शादी कर लेंगे। और हमारे फैमिली में इसके पहले कभी किसी का लव मैरिज हुआ नहीं था, तो ये बहुत ऑब्वियस था। मुझे ही लग रहा था कि इन्होंने कैसे पूछ लिया होगा, तो ये ऑब्वियस था, मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। मैं अपने पेरेंट्स से तब भी बहुत प्यार करती थी, सर भी मुझे बहुत अच्छा लगते थे, लेकिन ये नहीं था कि वो शादी के लिए हाँ कर देंगे इतने जल्दी, ये मुझे पता था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे भाई चिढ़ाने लगता था कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो फिर पेरेंट्स कब मानना शुरू हो गए? पेरेंट्स को कब लगा कि हाँ अभी ये जो व्यक्ति है ये मेरी बेटी के लिए एक परफेक्ट व्यक्ति है? एक्चुअली उनको तब भी लगता होगा कि ये आदमी परफेक्ट है, लेकिन इंटरकास्ट में मैरिज करना मेरे फैमिली में मेरा ही सबसे पहले हुआ है। तो हम जिस बैकग्राउंड से आए उसमें ये कभी नहीं हुआ है। तो इसके बाद जब मैं भी हो गई, वो भी हो गए, और फिर उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई। अब फिर मेरे शादी का जब आ गया, मेरी मम्मी जो है वो उसका ये था कि मेरी बेटी अगर लव मैरिज कर लेगी तो इसको बाकी फैमिली वाले अकेले छोड़ देंगे, और वो मैं सबसे लाडली थी मम्मी की। और मम्मी का ये था कि ये हमारे फैमिली का एक पार्ट बन के रहे, बाकी जो रीति रिवाज हमारे बाकी बेटियों के साथ हुए वैसे इसके साथ भी हो, ये भी एक हमारे फैमिली का हिस्सा हो। तो जब अब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई, अब मेरी शादी का जब आया, तब फिर मेरे मम्मी ने मेरे रिलेटिव्स को सबको बुलाया, मेरे मामा चाचा सबको, और सबको बताया कि ऐसे ऐसे लड़का है। उन लोगों को IPS से मतलब अपना दामाद रहेगा इससे उतना कारोबार नहीं था जितना कि वो एक अच्छा इंसान है। तो जब सबने ये किया कि अरे नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अगर अपनी बेटी खुश रहती है, तो फिर सब रिलेटिव्स ने ओके बोला, एंड देन मेरे पेरेंट्स ने ओके बोला।